Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel and welcome to ISSB सीरीज़। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि मैं एक कंप्लीट ISSB की सीरीज़ अपने चैनल पर लेके आऊँगा, तो आज से मैंने वो स्टार्ट कर दी और ये फर्स्ट वीडियो है मेरी ISSB की सीरीज़ पे। और मैं ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो जनरल गाइडलाइंस कैंडिडेट्स के लिए ISSB की वेबसाइट पे दी हुई हैं वहीं से मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं वो उन गाइडलाइंस को इग्नोर कर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं। उनमें भी बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत से राज होते हैं जो कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। असल में मेरा ये ख्याल है कि जो ISSB की जो सीरीज़ है ना, ISSB की तैयारी, इसकी कार्रवाई जो है ना, मैट्रिक से स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली 80 to 90% कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, वो ISSB के फॉर्म सबमिट करवाने के बाद ISSB की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो फिर इतने से टाइम में 1 से लेके 2 मंथ तक जो ये तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकती है 2 मंथ्स में भी हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बाद में। तो स्टार्ट करते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। क्या हैं वो जो ISSB की वेबसाइट पे उन्होंने दी हुई हैं। तो वो गाइडलाइंस ये हैं: एट ISSB वी आर लुकिंग फॉर अलर्ट मोटिवेटेड कैंडिडेट्स who have the potential to complete the long and arduous and extensive training faced by all new commission officer in the service। ISSB में वो ये देखते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो मोटिवेटेड कैंडिडेट्स हों और जिनमें ये पोटेंशियल हो कि वो लॉन्ग और आरडीएस मीन्स एक वसी और मुश्किल ट्रेनिंग जो है, जो सारे न्यू कमीशन ऑफिसर सर्विस में फेस करते हैं, वो फेस करें। ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में होते हैं। द सिलेक्शन बोर्ड इज़ लुकिंग फॉर मैनी कैंडिडेट्स सच एज क्लियर थिंकिंग, द एबिलिटी टू रिमेन काल्म अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये जो क्वालिटी है ना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द एबिलिटी टू रिमेन काल्म अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बहुत से कैंडिडेट्स इस क्वालिटी की वजह से मार खा जाते हैं। वो कैसे? अब GTO जो है, वो चाहे वो आपके इंडोर टास्क हो, आउटडोर टास्क हो, उसने तो प्रेशर बिल्ड करना ही करना है। लेक्चरेट में भी उसने प्रेशर बिल्ड करना है। और आउटडोर टास्क में तो जब टास्क कर रहे होते हो आप, चाहे वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो या कमांड टास्क हो, GTO ने प्रेशर बिल्ड करना है। तो अब बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे GTO ने कोई गाइडलाइन देता है, फॉर एग्जाम्पल GTO आप टास्क कर रहे हो PGT में, और GTO ने कहा है आपको कि कमांडर या जेंटलमैन, ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के लिए आपके पास के लिए ग्राउंड इनबाउंड कर देता है वो फलाना कैंडिडेट के लिए। अब जो है वो जिसमें स्ट्रेस है, वो प्रेशर में आ जाता है, उसका दिमाग काम करना ही छोड़ देता है उस कंडीशन में। तो ये क्वालिटी जो है ना, आई थिंक बहुत से कैंडिडेट्स इस क्वालिटी की वजह से नॉट रिकमेंड होते हैं। कमांड टास्क में भी GTO ने प्रेशर बिल्ड करना है। कमांडर, ग्राउंड इज़ इनबाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, जंपिंग इज़ अलाउ, थ्रोइंग इज़ अलाउ। तो ऐसे जो प्रेशर, उसने प्रेशर बिल्ड करना ही करना है। और आपने जो है ना, अपने आप को काल्म रखना है। फॉरेन कैंडिडेट्स की जो है वो प्रेशर में आते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ना उनका दिमाग काम करता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है उस टाइम। उनके जहन में कुछ आ ही नहीं रहा होता कि वो करें क्या। और GTO जो है प्रेशर बिल्ड करता रहता है। तो इस क्वालिटी के लिए इसकी भी काफ़ी प्रैक्टिस होती है। इसके लिए होती है अपने आप को काल्म रखने के लिए प्रेशराइज सिचुएशन में रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ। वो एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना मेरी, वो होगी 14 क्वालिटीज़ के रिलेटेड, कि अपनी डेली लाइफ में आप वो 14 क्वालिटीज़ अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उसी में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। दैन टीम स्किल्स एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कि उसी कैंडिडेट्स में टीम स्किल्स भी हो सकते हैं। मतलब टीम स्किल्स आते हैं स्पोर्ट्स खेलने से। जो टीम वाली गेम्स होती है ना, जैसे फुटबॉल हो गई, क्रिकेट हो गई, तो ये स्किल्स जो होते हैं ना, ये आपके टीम के साथ ही रहकर आप में डेवलप होते हैं। द नेक्स्ट है, वी डोंट वांट यू टू डिस्प्ले रैशनेस और अग्रेशन, नाइदर डू वी वांट यू टू डल और स्पिरिटलेस। वो ये नहीं चाहते कि जो है कैंडिडेट्स रैशनेस और एग्रेशन दिखाएं। अब एग्रेशन भी बहुत से कैंडिडेट्स ने दिखाते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर PGT चल रहा है तो बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, गुस्सा करते हैं दूसरे कैंडिडेट्स पर, एग्रेशन दिखाते हैं, अपना कमांडिंग बिहेवियर शो करते हैं वो PGT में भी। और जब कमांड टास्क में जब उन्हें कमांडर बनाया जाता है, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो वहाँ पे भी दूसरे कैंडिडेट्स पर गुस्सा करते हैं। तो ये फिर उन्हें इमोशनल इंस्टेबिलिटी वाला केस लगता है फिर उन पर। नाइदर डू वी वांट यू टू डल और स्पिरिटलेस। हाँ जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ना थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का एक ओवरव्यू देता हूँ। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ना 3 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। फर्स्ट टाइप वो होती है जो लीडर होते हैं, ग्रुप में 2 या 3 ही होंगे। कोई अच्छा ग्रुप आ जाता है तो उसमें ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स हो जाते हैं।
तो 2 या 3 ही होते हैं ऑलमोस्ट जो अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हो गई लीडर की। देन सेकंड टाइप होती है वो कैंडिडेट्स जो इंटरप्टर होते हैं, आपको कुछ काम करने नहीं देंगे। वो आप कोई प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, प्लान बताया उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप कोई प्लैंक वगैरह लगा रहे हो, वो आपको इंटरप्ट करेंगे। जेंटलमैन आई हैव अ बेटर प्लान, जेंटलमैन आई हैव अ सजेशन। तो वो आपको काम नहीं करने देंगे, आपको कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे वो ग्रुप का। तो ये टाइप होती है इंटरप्टर्स की। और जो थर्ड टाइप है ना, जिसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ, नाइदर डू वी वांट यू टू डल और स्पिरिटलेस, ये होते हैं फॉलोअर्स। जैसा आप कहोगे उनको वो वैसे ही करते हैं बेचारे। तो ये नहीं है कि आप स्पिरिटलेस और डल हो जाओ, अपने आपको कुछ ना कुछ अपना पॉजिटिव परफॉर्म करो, अपना पार्टिसिपेट करो आप। तो वो ये नहीं चाहते कि आप डल और स्पिरिटलेस हो। तो ये थर्ड टाइप का बताया पीजीटी में। देन नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक। अब बी ऑनेस्ट जो है ना, इसकी पूरी पीछे एक पूरी कंप्लीट स्टोरी है। जो आर्मी है ना, वो कभी 3 चीज़ों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। 3 चीज़ों में से जो फर्स्ट चीज़ है ना, वो है आपकी इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आपका इंटेग्रिटी का इशू है ना, आप कभी भी ISSB में रिकमेंड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी मीन्स आप जो है कोई भी टास्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पीजीटी है या वो कमांड टास्क है, और आपसे फॉर एग्जांपल फाउल हो गया, और जीटीओ ने आपसे कहा कमांडर हैव यू कमिटेड एनी फाउल, और आपने जो है रिजेक्ट कर दिया, मतलब मानने से इनकार कर। हाँ जी, फॉर एग्जांपल कोई भी आउटडोर टास्क चल रहा था ना, और आपसे फाउल हुआ है, और जीटीओ ने आपसे कहा जेंटलमैन हैव यू कमिटेड एनी फाउल, और आपने डिनाई कर दिया। हालांकि आपको पता है कि आपसे फाउल हुआ है, लेकिन आपने डिनाई कर दिया, तो यहाँ पे आप पे लगेगा इंटेग्रिटी का केस, और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन होती है उस चीज़ पर। आर्मी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती इस चीज़ पे, तो आपको फिर वहीं नॉट रिकमेंड कर दिया जाएगा। तो इंटेग्रिटी पे कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसको फिर मैं आगे भी डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा ये होती क्या चीज़ है। देन है डोंट डिस्प्ले ओवर कॉन्शियसनेस, फॉल्स प्रोजेक्शन और सुपरफिशियल बिहेवियर। ओवर कॉन्शियसनेस मतलब ये होती है, बहुत से कैंडिडेट्स ISSB देने से पहले ही बहुत ही ओवर कॉन्शियसनेस हो रहे होते हैं कि फ़लाना टास्क कैसा होगा, फ़लाना टास्क कैसा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस, FB ग्रुप्स में मैसेजेस, FB का आप कोई भी ग्रुप देख लें लॉन्ग कोर्स का या ISSB की प्रिपरेशन का, फजूल पोस्ट आती हैं उसमें कि ये टेस्ट कैसा होगा, इस टेस्ट में हमने क्या चीज़ें लेके जानी है, फ़लाना जगह पे हमने क्या करना है और क्या लेके जाना है। यहीं से उनकी कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये उसको उनके लिए बहुत नुकसान देती है ISSB में उनको ये। देन फॉल्स प्रोजेक्शन और सुपरफिशियल बिहेवियर। अब ये चीज़ जो है ना, अकेडमीज ये काम ख़राब करती हैं। इस पर मैं ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा। ओवर द ईयर सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड कोचिंग सेंटर्स हैव मशरूम्ड इन द कंट्री टू ट्रेन द कैंडिडेट्स फॉर पासिंग ISSB टेस्ट। ये फिर आप अच्छी तरह इसके बारे में बेहतर जानते होंगे कि बहुत सी अकेडमीज जो होती हैं वो कैंडिडेट्स की तैयारी करवाती हैं। हाँ, ये ठीक है ये बात कि अगर कोई एक कैंडिडेट है वो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है, उसको उन टेस्ट के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि टेस्ट में चेक क्या किया जा रहा है, और ना उसके ऐसे कैंडिडेट से कोई लिंक है, ना कोई उसका आर्मी का बैकग्राउंड ऐसा है, तो फिर उसके लिए ठीक है, उसको ज्वाइन करनी चाहिए सिर्फ टेस्ट की अवेयरनेस के लिए कि मतलब टेस्ट में हो क्या रहा है, चेक क्या किया जा रहा है। तो अवेयरनेस के लिए तो ज़रूरी है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, सब कुछ मोबाइल में होता है सारी डिटेल, तो नहीं है ज़रूरत आपको किसी एकेडमी की। वो फिर आपकी साइकी ख़राब करते हैं, स्पेशली साइक टेस्ट में। यू आर एडवाइज नॉट टू ज्वाइन दिस फॉर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, ये बिल्कुल ठीक है। द ट्रेनिंग इम्पार्टेड इन दिस सेंटर्स इज टू रिस्ट्रिक्टेड एंड ब्रिंग इन रिजिडिटी इन थाट प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट्स की ना साइकी ख़राब कर देती हैं अकेडमीज़ जो है। साइक के टेस्ट में वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने जो है वैट है तो इस तरह के सेंटेंस बनाने, सेंटेंस कंप्लीशन में ये चीज़ें शो करनी है। वो PPDT है, पिक्चर स्टोरी अगर कोई है या पॉइंटर स्टोरीज़ हैं, तो आपने ये थीम यूज़ करके इन्हीं थीम्स पे स्टोरीज़ बनानी है। तो इस वजह से उनकी फिर वो उनकी सिलेक्शन में ना बहुत मुश्किल होती है फिर उनकी सिलेक्शन करना उन कैंडिडेट्स की। द डिटेल्ड वीडियो डॉक्यूमेंट्री इज़ बीइंग अपलोडेड विच कैन सर्व एज अ डिटेल्ड गाइडेंस फॉर कैंडिडेट्स, यू आर एडवाइज टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, ये तो वैसे मुझे मिली तो नहीं है, शायद आपको मिली हो सोशल मीडिया पे, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे मुझे नहीं मिली ये चीज़। सो फर्स्ट क्वालिटी अपेयरेंस, बहुत डीप नॉलेज है इसमें। यू कैन टेल अ लॉट फ्रॉम द पर्सन अपेयरेंस।
आपकी अपीयरेंस जो होती है ना, दूसरे शख्स का आपसे बात करने का अंदाज़, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। एक जिना सर का कोट है, जिना सर ने फरमाया कि डू नॉट ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू योर करंट स्टेट, ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द स्टेट यू वांट टू बिकम। आपने ड्रेसिंग उस तरह से करनी है जो आप बनना चाहते हो, उसके मुताबिक आपने ड्रेसिंग करनी है। जिना सर की ऐसी सिग्नेचर लुक पर्सनैलिटी हुआ करती थी, सारे उनके 2 पीस 3 पीस होते थे, ब्रांडेड चीज़ें होती थी सारी उनकी। तो ऑफिसर जो होता है ना, वो ना देखने में ऑफिसर लगता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करो, कोई ग्राउंड है, उसमें आप तकरीबन 60-70 ऑफिसर छोड़ दो, 200-300 सोल्जर्स छोड़ दो, आप देख के बता दोगे ये फलाना ऑफिसर है, ये ऑफिसर है और ये ऑफिसर है। ऑफिसर जो होता है ना आर्मी का, वो देखने में ऑफिसर लगता है। आपके हेयर कट से लेके आपके शूज़ तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके देखने में आप ऑफिसर लगने चाहिए। ये आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए आईएसएसबी में। इस पर भी मैं डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। शो अस दैट यू हैव गॉट अ सेंस ऑफ पर्सनल प्राइड। ये पर्सनल प्राइड जो है ना, ये आपकी नॉलेज से, आपकी प्रैक्टिस से आता है। अगर आपकी नॉलेज है ना और फिर आप आईएसएसबी देने जाते हो, तो फिर ये आपकी हेल्प करेगा कि पर्सनल प्राइड, आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ ये। आप वहाँ पे जो जाते हो कि मैं, आपके माइंड में ये आएगा ना कि आप जो इतनी दूर आईएसएसबी देने गए हो, क्यों गए हो, मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे रिकमेंड होके जाऊँगा यहाँ से। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। इस पर भी डिटेल से मैं आपको फिर बताऊँगा। दैन नेक्स्ट क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मैच्योरिटी आर लार्जली प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यू कैन स्ट्रेंथन दीज क्वालिटीज़ बाय पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़, टेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सरसाइजिंग इंडिपेंडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये आप इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं पार्टिसिपेट करके ग्रुप एक्टिविटीज़ में, और अपने जिम्मेदारियां लेके, और एक्सरसाइजिंग इंडिपेंडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऐसी एक्सरसाइज करके आपका बूस्ट हो सकता है। और भी बहुत से तरीके हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के। देन थर्ड क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल्स। दुनिया के जो पावरफुल स्किल्स है ना, उसमें अगर आप कभी सर्च भी करो तो जो मोस्ट पावरफुल स्किल्स है ना, वो उसमें नंबर 1 पे है कम्युनिकेशन स्किल। ये इतना पावरफुल स्किल है कि आप इससे लोगों की ना जहन साजी कर सकते हैं। जिसके पास ये स्किल है ना, और जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उसको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ये पावरफुल स्किल है ये। वी लुक फॉर पीपल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन बोथ उर्दू एंड इंग्लिश। दोनों में अच्छे स्किल्स होने चाहिए जो कि आपके ग्रुप डिस्कशन में चेक किए जाते हैं। क्लियर डायरेक्शन, अ गुड वोकेबलरी एंड सेंस ऑफ ग्रामर। मेरा ये मानना है कि आईएसएसबी जो है ना, मैं उसको सीएसएस से कम नहीं समझता। ठीक है, सीएसएस में आईएसएसबी में उतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती जितनी सीएसएस में करनी पड़ती है, लेकिन मैं इसको सीएसएस से कम नहीं समझता, क्योंकि इसमें भी वो सारी डिटेल्स, वो ऐसे राइटिंग, वो सारा सेम है, सेम क्राइटेरिया है। देन इन्होंने बता दिया कि गुड वोकेबलरी एंड सेंस ऑफ ग्रामर ये भी होना चाहिए, तो मैं इसको सीएसएस से कम नहीं समझता। नॉलेज वाइज, ट्राई टू डेवलप दीज बाय ज्वाइनिंग इन डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन। आप इस चीज़ को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हो डिबेट्स में हिस्सा लेके और ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेके। द नेक्स्ट क्वालिटी, एकेडमिक एबिलिटी। अब एकेडमिक एबिलिटी, गुड एकेडमिक रिजल्ट्स मीन्स यू विल बी गुड एट ऑब्जर्विंग द ट्रेनिंग ऑफ एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स। बहुत सी अपडेट्स होती रहती हैं, वेपन्स में भी, सारा कुछ में। तो अच्छा, ये क्वालिटी जो है ना, ये उन कैंडिडेट्स को कुछ एज मिल सकता है जिनके एकेडमिक रिजल्ट्स अच्छा है, जिनके मैट्रिक एफएससी में 1050 प्लस मार्क्स है ना, और बाकी उनके परफॉर्मेंस आईएसएसबी में ओवरऑल अच्छी रही है, बट एकेडमिक जो है जीके वाली जी साइड पे उनका थोड़ा रिजल्ट थोड़ा ख़राब है, लेकिन तो उनको एज मिल सकता है। लेकिन एक कैंडिडेट है जिसके 700-800 नंबर हैं और उसने आईएसएसबी फॉर्म फिल करके जो है भेज दिए हैं, तो जब वो देखेंगे तो उन्हें पता है आप नालायक हो, आपने मोहर लगा दी कि मैं जो हूँ, मैं ना नालायक हूँ बिल्कुल। तो जब उनको फॉर्म मिलेंगे तो उन्हें आइडिया हो जाएगा। तो अब आपने जो प्रूफ करना है ना कि मैं नालायक नहीं हूँ, वो आपने अपनी नॉलेज से करना है। अपनी जीके ही अपनी इतनी स्ट्रांग रखो कि जो भी वो क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूज़ में, वो आप बता सको। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए फिर कोई एज नहीं है, आपकी एकेडमिक नॉलेज पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेक योर इंग्लिश एंड मैथमेटिकल साउंड। द नेक्स्ट क्वालिटी, लीडरशिप। इफ़ यू पोसेस दी अबव क्वालिटीज़ यू विल हैव अ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग। अगर जो अबव क्वालिटीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, अगर ये आपके अंदर हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर लीडरशिप के जरासीम है। ट्राई एंड सीक आउट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एकेडमिक, स्पोर्ट्स
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्सपीडिशियस टास्क। आप ट्राई करें हिस्सा लेना जिम्मेदारी उठाने के लिए एकेडमिक में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप पार्टिसिपेट करें, अदर एक्सपीडिशियस टास्क में भी। द नेक्स्ट क्वालिटी है फिटनेस। टेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज इन द रन अप बिफोर यू रिपोर्ट एट द ISSB। इस पर भी ये अगर आपकी फ़िटनेस नहीं है ना तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में एंड हाफ ग्रुप रेस में ये आपको फिर वो नुकसान पहुंचाएगी वो चीज़। क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में भी बड़ी टेक्निकल चीज़ें चेक की जाती हैं। जो कैंडिडेट अगर ऑब्स्टेकल कर रहा है ना, ये सिर्फ ये नहीं चेक की जाता कि आपने कितने ऑब्स्टेकल किए हैं। ऑब्स्टेकल करने के दौरान जो चीज़ें चेक की जाती है ना वो होती है। उन चीज़ों को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। तो उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख के। जो फिटनेस आपकी इनिशियल देते हुए फिजिकल टेस्ट की तैयारी देते हुए थी, बिल्कुल वही फिटनेस रखनी है आपने ISSB में भी। द नेक्स्ट क्वालिटी मोटिवेशन। यू शुड बी कन्विंसिंग एंड सिंसियर इन योर रीजंस फॉर डिज़ायर टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज। मेक श्योर यू रियली नो फॉर व्हाट एंड व्हाई यू आर अप्लाइंग। आप कन्विंसिंग होने चाहिए और अपने रीज़न में सिंसियर होने चाहिए कि आप आर्म फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर किसी कैंडिडेट्स ने कहा है कि मेरा जो है आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना पैशन है, बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं कि मेरा जो है आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना जो है ये मेरा पैशन है। तो पैशन जो होता है ना वो एक ही चीज़ से जज किया करते हैं, वो आपकी नॉलेज से। आपसे जीके के क्वेश्चन पूछेंगे और वो आपसे क्विक मैथ के जीके के क्वेश्चन पूछ लिए आपसे और वो आपको ना आए तो ख़त्म, कहाँ गया आपका पैशन। वहीं से डोर के ज़रिए वो बाहर आ जाएगा आपका पैशन सारा। तो जो है पैशन को प्रूफ करने के लिए अपनी नॉलेज को आपने बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और पैशन जो है ना ये जीके से चेक किया जाता है। जीके के क्वेश्चन पूछेंगे वो 2-3 और अगर आपको ना आए तो आपका पैशन ख़त्म है। मतलब आपने झूठ बोला कि मेरा पैशन नहीं है ये, कि ये मेरा पैशन है, सॉरी। तो इस चीज़ के लिए अपनी जनरल नॉलेज आपको बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट क्वालिटी है अपनी जनरल नॉलेज। वी आर लुकिंग फॉर पीपल विद एन अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास अवेयरनेस हो दुनिया में क्या चल रहा है। एड एन इंटरेस्ट इन मिलिट्री मैटर्स में भी उसका इंटरेस्ट हो। डिस्कस करंट अफेयर्स एंड डिफेंस इश्यूज़ विद योर पेरेंट्स। इसके लिए आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ, डिफेंस इश्यूज़ को टीचर्स के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद गुड न्यूज़पेपर। करंट अफेयर्स, डिफेंस इश्यूज़ और इस सब के लिए जो है ना मैं एक ही आपको बताऊँगा। जनरल नॉलेज के लिए तो आप बहुत सी बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन जो है करंट अफेयर और ये सारे जो इश्यूज़ हैं ना, सोशल इश्यूज़ जितने भी हैं, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है और वो है डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगा, आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव करेगा, आपका ग्रामर भी इम्प्रूव करेगा। ये चीज़ आपकी ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगी, आपकी लेक्चरेट में भी हेल्प करेगी, आपकी ग्रुप डिस्कशन में भी हेल्प करेगी और आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो अगर आप यही चीज़ पिक कर लो ना, ये भी आपको बड़ी आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट देगी। तो जो है ना ये जनरल नॉलेज के लिए है। वैसे बहुत सी बुक्स पढ़ें आप, लेकिन जो है करंट अफेयर्स के लिए जो है और लेक्चरेट ग्रुप डिस्कशन के लिए आप डॉन न्यूज़पेपर जो है ये रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप ये पढ़ें। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वर्ड जो है ना जो बोल्ड किया हुआ है, ये वर्ड सिर्फ आपको उन कैंडिडेट से सुनने को मिलेगा जो तुक्का मारने के लिए और बगैर प्रिपरेशन के ISSB देने जाते हैं। जब ISSB दे के अगर वो आते हैं, ठीक है, उनका जो रिज़ल्ट आता है ना ISSB की वेबसाइट पर, वो भी इसी कलर में आता है। जब उनसे पूछा जाता है सर क्या बना, तो वो कहते हैं यार बस ये सिफारिश है। ऐसे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, आपने ना इनसे दूर रहना, ये आपको भी डिमोटिवेट करेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को कहा जाता है लूज़र्स, जो अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं, ना कि वो अपनी मिस्टेक्स को ओन करें, उनको ठीक करें और अगली दफ़ा के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ऐसे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, ये आपको भी डिमोटिवेट करेंगे। आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनके मुंह से ये वर्ड निकलेगा ISSB के रिज़ल्ट के बाद। बगैर तैयारी के ISSB देने जाएंगे वो, और फिर जब रिज़ल्ट आएगा तो उनके मुंह से ये वर्ड सुनने को मिलेगा। इस वर्ड की मेरी नज़र में यही वैल्यू है। वो आपको बताएंगे कि जो फलां हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और जो फलाना कैंडिडेट था उनके वालिद साहब जो थे ये थे तो इस वजह से वो रिकमेंड हो गए। फलाना कैंडिडेट था उसके वालिद साहब ये थे तो उस वजह से वो रिकमेंड हो गए। हालांकि वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से रिकमेंड होते हैं। ISSB का जो सिलेक्शन सिस्टम है ना, उसमें सीट्स तो है ही नहीं,
उनकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी कैंडिडेट्स को रिकमेंड करें, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये सीट्स वाला तो कोई इशू ही नहीं है। तो उनकी मर्ज़ी है, वो जितने मर्ज़ी कैंडिडेट्स जो है रिकमेंड करें। एक ग्रुप में से 8 कैंडिडेट्स भी रिकमेंड हुए हैं, और बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें पूरा ग्रुप ही नॉट रिकमेंड हुआ है, पूरा बैच भी नॉट रिकमेंड हुआ है। ऐसी एग्जांपल्स भी हैं। इसको इसकी जस्टिफिकेशन में भी बहुत नॉलेज है, लेकिन बस ये वर्ड जो है उन्हीं लूज़र्स के मुंह से सुनने को मिलेगा जो बगैर तैयारी के आईसीएस भी देने जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको भी डिमोटिवेट करेंगे। तो आज की वीडियो जो थी वो सिर्फ ओरिएंटेशन ही थी, और मैंने यहीं से स्टार्ट की है कि आईसीएसबी की वेबसाइट पे जो गाइडलाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल गाइडलाइंस। बहुत से कैंडिडेट्स जो है ना इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं उसमें मैं आपको वो 70 डेज़ प्लान भी बताऊंगा कि 70 डेज़ प्लान में आप आईसीएसबी की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी होगी 14 क्वालिटीज़ से रिलेटेड, कि जो 14 क्वालिटीज़ आईसीएसबी में चेक की जाती हैं एक कैंडिडेट में, वो आप अपनी डेली लाइफ में उसको किस तरह अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। वो आई थिंक मेरे ख्याल से हर कैंडिडेट में होती हैं थोड़ी बहुत, बस उसको थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक 10 to 20% होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ आईसीएसबी देने से पहले एक कैंडिडेट में। बाकी जितनी परसेंटेज है ना वो पीएमए में ही आपको बूस्ट कर दिया जाता है, वो 80% 70%। तो ये जनरल गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी थी आपके लिए। आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल से आपको सारी नॉलेज, सारी गाइडलाइन आपको आईसीएसबी से रिलेटेड देता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आईसीएसबी की तैयारी कर रहा है, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में याद रखिए।